वंदे मातरम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे जिनसे हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पवन अमरोहा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजय चौधरी सहारनपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए क्या अपडेट है ईशा आज ग्राउंड जीरो से? आ नहीं रही आवाज। ठीक है ईशा, आपसे ज्यादा जानकारी ले लेंगे, ईशा के पास चले जाएंगे। लेकिन पवन, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है? पवन अमरोहा से आज क्या खास खबरें हैं? तो बता दूं, यह पूरा मामला अमरोहा का मंडी धरौरा थाना क्षेत्र का। यहाँ पर अवैध रूप से 2 माह से मंडी धरौरा में रहने वाली एक बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 2 घंटे तक खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से पूछताछ की है। उनके कब्जा से निकाह की रसीद मिली है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था। इसके बाद महिला ने नेपाल बॉर्डर के साथ पति के साथ भारत आ गई। पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। ठीक है पवन, आपके पास लौटूंगी। संजय, आपके पास आते हुए क्या कुछ अपडेट है सहारनपुर से? संजय, आज सहारनपुर की बात की जाए तो सहारनपुर में कप सिरप को लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है। कई स्थानों पर यहाँ पर छापेमारी जारी है। हम इस वक्त विभोर राणा के घर पर के बाहर मौजूद हैं। यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कई गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं जो छापेमारी कर रहे हैं। अंदर जो दस्तावेज हैं उनको खंगाल रही है। बात की जाए तो सहारनपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और जब से लगातार सहारनपुर के कई लोग रडार पर थे और आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छापेमारी जारी है। विभोर राणा के यहाँ वो घर के बाहर हैं, यहाँ पर छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही अन्य और भी 3-4 लोग, जो भी 6 लोग गिरफ्तार हैं, उनमें से 3-4 लोगों के घर पर छापेमारी जारी है। ईडी की कई टीमें छापेमारी यहाँ पर सहारनपुर में कर रही हैं और दस्तावेज खंगाल रही हैं। ठीक है, अभी कितने लोग इसमें सामने आए हैं? देखिए, अलग अलग मामलों में कप सिरप का मामला है और कई लोग इसमें पकड़े गए हैं। आलोक सिंह है जो लखनऊ से पकड़ा गया है। और किन किन के नाम इसमें सामने आए? क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों की सहब पर ही ये पूरा सिंडिकेट चल रहा था। ये बात सहारनपुर की जाए, सहारनपुर से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, विभोर राणा, उसके भाई और 2 उनके अन्य साथियों को लगभग 11 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था एसटीएफ के द्वारा। और कल भी 2 अभिषेक और उनके एक भाई को कल लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद आज सहारनपुर कई टीमें पहुंची हैं। कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में 25 जगह पर छापेमारी जारी है और कप सिरप को लेकर लगातार जब से ही ये छापेमारी शुरू हो गई थी, जब से इनकी गिरफ्तारी हुई थी, लगातार कहीं ना कहीं रोज इसके छापेमारी नए खुलासे हो रहे हैं। आज सहारनपुर में 4 से 5 जगहों पर छापेमारी जारी है। ठीक है ईशा, आपके पास आते हुए क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ईशा, क्या कुछ अपडेट है ईशा आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, अगर हम पंजाब के लिहाज से बात करें तो पंजाब की सबसे बड़ी जो खबर है वो कांग्रेस की अंतर्कलह को लेकर है। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ की जो धर्मपत्नी है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था जब वो राज्यपाल से मुलाकात के लिए पिछले हफ्ते पहुंची थी, उनकी तरफ से जो 500 करोड़ का बयान दिया गया और सीधे सीधे इस बयान को कांग्रेस आलाकमान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि अगर सीएम किसी को बनना है तो उसे 500 करोड़ देने होंगे। तो ऐसे में जो नवजोत कौर सिद्धू हैं उन्हें कभी भी किसी भी वक्त पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। फिलहाल उन्हें निलंबित किया गया है, लेकिन इन सब के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने का समय देखिए प्रियंका गांधी की तरफ से दे दिया गया है। शीतकालीन सत्र इस वक्त लोकसभा का चल रहा है और नवजोत सिंह सिद्धू को जो मिलने का जो समय दिया गया है वो 18 तारीख के बाद का दिया गया है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि अगर कांग्रेस आलाकमान उनकी धर्मपत्नी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए, लेकिन उससे पहले उनका भी पक्ष सुना जाए। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, क्योंकि सीधे तौर पे जो ये आरोप था पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के ऊपर था और साथ ही साथ गुरदासपुर के सांसद
सुखजिंदर सिंह रंधावा के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। तो ऐसे में ये जो दोनों नेता हैं, क्योंकि ये सांसद भी हैं और सदन की कार्यवाही में लोकसभा की सदन की कार्यवाही में वो लगातार शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीते कल भूपेश बघेल जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और एक कमेटी भी कांग्रेस आलाकमान ने गठित की है जो आरोप नवजोत कौर सिद्धू ने लगाए हैं उन आरोपों की जांच को लेकर। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी भी उठाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी और श्रोमणी अकाली दल भी लगातार उनकी तरफ से इस बयान को लेकर कांग्रेस पे निशाना साधा जा रहा है कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। दूसरी तरफ देखिए 14 तारीख को जिस तरीके से दिल्ली में एक भव्य रैली कांग्रेस करने वाली है और जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ जो ये नारा दिया गया था, जिसके तहत जो हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया था कांग्रेस की तरफ से, वो जो हस्ताक्षर इकट्ठे किए गए हैं वो राष्ट्रपति को भी सौंपे जाएंगे। लेकिन इस रैली से पहले जो नवजोत कौर सिद्धू ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इसे पूरी जो कांग्रेस है कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास था वोट चोरी का और साथ ही साथ एसआईआर का। लेकिन अब वो नवजोत कौर सिद्धू के चलते कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है और जो ये रैली माना जा रहा था कि एक सफल रैली हो सकती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार के कांग्रेस के ही बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत से सवाली निशान यहाँ पर नवजोत कौर सिद्धू ने खड़े कर दिए हैं कि क्या टिकट यहाँ पर पैसों में बिकती है। इस तरीके के उन्होंने जो आरोप लगाए हैं इसकी फिलहाल जांच भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखिए हम हरियाणा के लिहाज से बात करें तो हरियाणा में जो 72 वीआईपीस हैं उनकी सिक्योरिटी फिलहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से वापस ले ली गई है। बीती रात को हरियाणा पुलिस की तरफ से और डीजीपी ओपी सिंह की तरफ से भी इसकी जानकारी दी गई थी बाकायदा। उनका कहना है कि 200 जो पीएसओ लगाए गए थे उन्हें फिलहाल इस आधार पर वापस लिया गया है क्योंकि उन्हें अब किसी तरीके का थ्रेट नहीं है। लेकिन इस पे भी राजनीति कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। दुष्यंत चौटाला जो कि पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से भी डीजीपी पर जो है निशाना साधा जा रहा है और उन्हें लगातार कई आरोप उन पर भी लगाए जा रहे हैं कि जो सिक्योरिटी हटाई जा रही है वो गलत तरीके से हटाई यहाँ पर जा रही है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला की सिक्योरिटी भी यहाँ पर हटाई गई है। और यहाँ पर चाहे अगर हम डीजीपी की बात करें तो उनका कहना है कि लगातार समीक्षा बैठक की जा रही है और समीक्षा के आधार पर ही सिक्योरिटी दी जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें गैंगस्टर्स की, जिस तरीके से धमकी भरे कॉल्स आते हैं, अभय सिंह चौटाला जो इनेलो के देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो हाईकोर्ट का रुख किया हुआ है कि उन्हें जिस तरीके से थ्रेट दिया जा रहा है तो Y+ सिक्योरिटी नहीं, उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाए। तो इस पर भी सुनवाई जो विचाराधीन है हाई कोर्ट में। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वीआईपीज़ की सिक्योरिटी यहाँ पर हटाई गई है, लेकिन ये आरोप यहाँ पर डीजीपी पे लग रहा है कि डीजीपी अपनी मनमानी कर रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा को लेकर खतरा बना हुआ है वीआईपीज़ पर, लेकिन वो सिक्योरिटी हटा रहे हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस का दावा है कि जो समीक्षा बैठक है उसके आधार पर ही ये जो रिव्यू बैठक के बाद वीआईपीज़ की सुरक्षा फिलहाल हटाई गई है। और दूसरी अगर हम तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो वो हिमाचल से बड़ी खबर है। देखिए हिमाचल में सुक्खू सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं कार्यकाल के। कई बड़ी घोषणाएं देखिए हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस की तरफ से किए गए थे, लेकिन उनमें कुछ ही वादे पूरे हुए हैं। यहाँ तक कि विधायकों की जो सैलरी बढ़ाने की घोषणा भी की गई थी, उसमें भी सैलरी अभी विधायकों को नहीं दी जा रही है। लगातार जो विपक्ष पार्टी है, क्योंकि वहाँ पर विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उनका कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो पूरी तरीके से कर्ज में डूब चुका है। एक भव्य रैली का आयोजन कल मंडी में किया जा रहा है सुक्खू सरकार की तरफ से, जिसमें 3 साल के कार्यकाल को बताया जाएगा। लेकिन बीजेपी इस पर निशाना साध रही है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि गांधी परिवार से कौन पहुंचेगा इस रैली में, क्योंकि कांग्रेस को भी नहीं पता कि गांधी परिवार का कोई आएगा या नहीं। देखिए अगर इस रैली में जो कांग्रेस के आला कमान में गांधी परिवार से कोई नहीं पहुंचता है तो सीधे सीधे सुक्खू सरकार पर बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हमलावर होगी कि जो कांग्रेस की सरकार है उनकी तरफ से उस तरीके से कामकाज नहीं किया गया है। और जो अंतर्कलह कांग्रेस को लेकर हमेशा कही जाती है तो वो हिमाचल में भी फिर देखने को मिलेगी।
और कल ही के दिन देखिए जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया चुना जाना है, उससे पहले वो हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं क्योंकि हिमाचल से ही ताल्लुक़ रखते हैं जेपी नड्डा। और बिहार चुनाव में जो जीत हुई है उस जीत का जश्न कहीं ना कहीं मनाने की को लेकर जो है वो पहुंच तो रहे हैं शिमला, लेकिन निशाने पर गांधी परिवार के साथ साथ सुक्खू सरकार भी होगी कि सुक्खू सरकार की तरफ से क्या कुछ कामकाज किया गया है। एक तरफ मंडी की रैली में सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने कार्यकाल के जो कामकाज है वो गिनवाएंगे, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा जश्न तो बनाएंगे बिहार चुनाव का, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है कांग्रेस, उन्हें कहीं ना कहीं वो निशाने पर जरूर लेंगे क्योंकि कर्नाटक में भी चुनाव है। देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं आगामी और बीजेपी की पूरी नज़र पश्चिम बंगाल के साथ साथ कर्नाटका पे भी टिकी हुई है और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश पर देखिए कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं बिल्कुल हुए ईशा, आपसे ज्यादा जानकारी इसी पर ले लेंगे। यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी ज्यादा जानकारी लेते हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है आज उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल सोनिया, उत्तर प्रदेश की अपडेट खबरों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कई महीनों से लग रहा था कि अभी हो जाएगा तभी हो जाएगा, अब वो घड़ी आते हुए दिखाई दे रही है। और पीयूष गोयल विनोद तावड़े का कल लखनऊ दौरा है, कल वो लखनऊ पहुंच रहे हैं और कल ही फार्म भरने की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और परसों बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष नया मिल जाएगा, ऐसी संभावना पूरी तरह से बन गई है क्योंकि 16 से खरमास शुरू हो रहा है और खरमास के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल रहा है। हालांकि जिस तरह से मुख्य निर्वाचन आयोग के तरफ से SIR की सीमा को 2 हफ्ते बढ़ाया गया, उसके बाद से लग रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल अभी बढ़ेगा और नया प्रदेश अध्यक्ष 2 हफ्ते नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पीयूष गोयल और विनोद तावड़े का दौरा संभावित कर दिया गया, कल वो पहुंच रहे हैं और 2 बजे के आसपास में यहाँ पर्चा भरने का कार्य के जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएगी और उसके बाद से परसों यहाँ पे नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। अगर नए प्रदेश अध्यक्ष बनने की रेस की बात कर लें तो जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं पंकज चौधरी और यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, उनके नामों की चर्चा बहुत जोर शोर से है। इसके अलावा हम बात कर लें तो अमरपाल मौर्य और BL मौर्य के भी नामों की चर्चा है। अब देखना होगा, हालांकि ऐसी चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ चूँकि 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है तो उसके मद्देनज़र OBC चेहरे पे ही दाव लगाएगी और जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष होगा वो OBC चेहरे से होगा और इन OBC नामों में ये सारे नाम फिट बैठते हैं, चाहे हम पंकज चौधरी की बात कर लें या फिर धर्मपाल सिंह की बात कर लें। इसके अलावा बड़ी खबरों की बात कर लें तो कफ सिरप का जो मामला है, कई राज्यों में जिस तरह से तमाम बच्चों की मौत हुई, तमिलनाडु में मौत हुई, राजस्थान में मौतें हुई, मध्य प्रदेश में मौतें हुई, उत्तर प्रदेश में भी कुछ बच्चों के मरने की खबरें सामने आई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से खंडन किया गया, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव गृह और DGP राजीव कृष्णा भी शामिल थे, उसमें कहा गया कि कफ सिरप से यहाँ पे मौतें नहीं हुई हैं, ये टोटल ट्रेड व्यापार का मसला है और इस पर लगातार छापामारी कर रही है। और ED ने कल जो छापेमारी की है 26 जगहों पे, जिनमें वाराणसी भी है, जौनपुर भी है, लखनऊ भी है, इसके अलावा रांची, झारखंड, कई राज्यों में छापेमारी की गई। और जो एक STF का बर्खास्त सिपाही है आलोक सिंह, उसके आलीशान बंगले पे भी ED ने छापेमारी की। अब देखना होगा कि ये तार और कहां कहां से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आलोक सिंह का जब नाम आया तो सीधे धनंजय सिंह का भी नाम इसमें आया, हालांकि धनंजय सिंह ने भी इसका खंडन किया है। इसके अलावा हम बात कर लें तो SIR की सीमा जो 2 सप्ताह के लिए बढ़ाई गई, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश रणदीप रेणुआ ने कहा कि हम टोटल जो भी BLA हैं पार्टियों के, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उससे कोऑर्डिनेट करके अपने BLO के माध्यम से वो ये जो समय मिला है इस समय में हम 100% कार्य को पूरा कर लेंगे। वहीं प्रयागराज की बात कर लें तो प्रयागराज माघ मेले का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। कल प्रयागराज माघ मेले का लोगो भी जारी किया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्पष्ट रूप से अपना दावा किया है कि इस बार भी जिस तरह से हमने महाकुंभ कराया था उसी तरह ये जो माघ मेला है हर सुविधाओं से युक्त होगा और जो भी कल्पवासी होंगे उनको कहीं से किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी दौरे पे हैं। वहां
तमाम किसान फार्म के दौरा करेंगे, वहाँ पे जो भी एग्जीबिशन लगे हैं उसको देखेंगे। तो बाराबंकी को कहा जा सकता है कि कृषि के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सौगातें भी मिल सकती हैं। वहीं हम मुख्य विपक्षी पार्टियों की बात कर लें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी भी लगातार एसआईआर को लेकर हमलावर है। हालांकि अब थोड़ा सा सुर बदले हुए हैं। अब समाजवादी पार्टी के नेता भी कहने लगे हैं कि हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी का वोट नहीं कटना चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी स्पष्ट किया है कि जो भी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, उनको मतदाता सूची में नहीं रखा जाएगा। वहीं नगर निगम में अवैध रूप से गलत तरीके से फर्जी कुटचरी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों जो भी रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, कल सुषमा खरगवाल जो लखनऊ के मेयर हैं तमाम कॉलोनियों का दौरा की और उनका भी लगातार प्रयास है कि जो भी इलीगल रूप से घुसे हुए हैं और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी है उनको बाहर किया जाए। इसके अलावा हम बात कर लें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार कफ सिरप लोग लेकर कार्रवाई हो रही है, अखिलेश यादव फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे हमलावर हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है। हालांकि जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, एक तरफ ईडी की कार्रवाई चल रही है, एक तरफ से यहाँ पे एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है, उसको देखकर लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी अवैध धंधा फल फूल रहा था उस पर कुछ निर्णायक जरूर कार्रवाइयाँ होगी। हालांकि इसमें खाड़ी देशों में भेजे जाने की बातें सामने आ रही हैं, ये कफ सिरप। इसके अलावा नेपाल जो समीपवर्ती देश है वहाँ पे ये भेजे जाने की खबरें आई हैं। तो कहा जा सकता है कि ये जो एक इतना बड़ा सिंडिकेट है, इस पे इस बार एक मुहिम जो कार्रवाई हो रही है वो देखने लायक होगा कि अंतिम जो निर्णय होगा वो क्या होता है। वहीं बिल्कुल राघवेंद्र, ये देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से बड़े चेहरे इसमें निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं, लेकिन अभी जांच चल रही है, आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। संजय आपके पास आते हुए, संजय देखिए एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लोग किस तरह से बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहां पर मुस्लिम ज्यादा है, मुस्लिम बहुल इलाके वहां पर आते हैं, तो किस तरह का वहां पर अभी नजारा धरातल पर नजर आ रहा है और लोग किस तरीके से उनका सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर? जी देखिए, बात सहारनपुर की जाए तो जब से एसआईआर का सर्वे शुरू हुआ था तभी से लोग लगे हुए हैं, लोग अपने वोट बनवाने के लिए, और इसमें भी लगातार बीएलओ को जो है उनको भी लगाया गया है, उनको बीएलओ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 85% बताया गया था कि काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी 2 सप्ताह का समय बढ़ाया गया है। उसमें भी अब जो भी छूटे हुए लोग होंगे उनके भी सर्वे कर उनके भी वोट बनाए जाएंगे। कुछ जगह ऐसा देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति के 2 जगह वोट थे तो उनमें से एक ही जगह उसका वोट रहेगा, बाकी एक जगह से उसका हटा दिया जाएगा। तो सभी लोग जो पार्टी के भी लोग हैं, अन्य लोग अपने बढ़ चढ़ कर उसके साथ लग रहे हैं और अपने वोट बनवा रहे हैं। ठीक है पवन, वहां पर क्या स्थिति है, किस तरीके से लोग सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं अमरोहा में, और आप कह रहे हैं कि अवैध प्रवासी भी वहां पर पकड़े गए हैं, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? जो पुलिस को सूचना मिली थी कि सऊदी अरब में काम करने वाला जो अमरोहा के मोहल्ला कटरा धनो। ठीक है ईशा आपके पास आते हुए, ईशा जिस तरीके से नवजोत कौर आप पूरी तरीके से फंस चुकी है, कह रही हैं कि 500 करोड़ की पेटी देते हैं तब जाके टिकट मिलता है, और उनके सहयोग में अब आ गए पूर्व कांग्रेस के नेता हैं सुखसिंदर, वो भी अब उनके पक्ष में आ गए हैं, कह रहे कि वो सही कह रही हैं, 4 करोड़ मुझसे भी लिए गए थे, यानी कि पूरा सपोर्ट उनको अब मिल रहा है। हालांकि अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको। देखिए, नवजोत कौर सिद्धू कह रही हैं कि उनका जो बयान है उसमें वो अभी भी कायम है, और उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके पास बाकायदा जो लोग हैं वो आकर ये कह रहे हैं कि उनसे पैसे लिए गए, क्योंकि हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ पंजाब के तरन विधानसभा चुनाव को लेकर भी वोटिंग हुई थी, और कांग्रेस देखिए 4थे नंबर पर रही, और यहाँ पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई, जबकि कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी है इस वक्त पंजाब में। ऐसे में नवजोत कौर सिद्धू का ये भी कहना था कि तरन में जिसको उम्मीदवार बनाया गया उससे पैसे लिए गए। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि राजस्थान की अगर बात करें, वहाँ से सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि गुरदासपुर से सांसद है कांग्रेस के, वो क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी हैं राजस्थान में, उन पर आरोप लगाया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उन्होंने पैसे लेकर जो है टिकट बांटी हैं, और जिसके चलते बीजेपी वहां पर जीती है, कांग्रेस की हार हुई है। और इसको लेकर उनका कहना है कि एक जिनकी तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं, जो लोग उनके पास आ रहे हैं
जिन्होंने पैसे दिए थे, उनके बयान उनके पास है, उनकी वीडियोस उनके पास है। तो ऐसे में अब देखना ये भी है कि कांग्रेस आला कमान ने कमेटी का भी गठन कर दिया है और नवजोत कौर सिद्धू जो पहुंची थी 2 दिन पहले दिल्ली की प्रियंका गांधी से किसी तरीके से मुलाकात हो, लेकिन प्रियंका गांधी ने उन्हें तो समय नहीं दिया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को ज़रूर मिलने का समय दिया है। अब ये देखना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पक्ष में क्या कहते हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें, वो पहले से ही इस तरीके के बयान देते रहे हैं। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला, फिर कैप्टन अमरिंदर जब कांग्रेस में आए तो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा खोला, उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोला। तो लगातार जिस तरीके की छवि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू की रही है, तो लगता नहीं है कि बड़े नेता जो है नवजोत कौर सिद्धू के पक्ष में खड़े होंगे और नवजोत सिंह सिद्धू के। लेकिन अब ये देखना है कि जिन सबूतों की बात यहाँ पर नवजोत कौर सिद्धू कर रही है, क्या वो सबूत सच में वाकई में सच्चे हैं और सही हैं, और आला कमान के पक्ष के पास क्या कुछ पक्ष में रखा जाता है। और 19 दिसंबर तक ये सब कुछ साफ हो जाएगा जब प्रियंका गांधी से मुलाकात होगी, और उसके बाद क्या कुछ कांग्रेस आला कमान इस पूरे घटनाक्रम में कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल ईशा, इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, कांग्रेस को एक्सपोज करने का काम एक तरीके से उन्होंने किया है। हालांकि बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि जब हम कांग्रेस में थे तब हमसे भी लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं क्या वो चाहती है कि बीजेपी में मैं शामिल हो जाऊं, बीजेपी हमें टिकट दे, और उनका हमेशा से रहा है अगर नवजोत सिंह को सीएम का पद मिलता है तब जाकर वो चुनाव लड़ेंगी। वो कह रही है कि अगर कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला सीएम का तो वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। अगर यानी कि बीजेपी से अगर उनको मिलता है सीएम पद के लिए टिकट तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। देखिए, बीजेपी की तरफ से फिलहाल उन्हें शामिल करने से इनकार किया गया है, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जिस तरीके से जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो चाहते थे कि अमृतसर से ही लोकसभा की टिकट उन्हें दी जाए, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने वहां से अरुण जेटली को टिकट दी और नवजोत सिंह सिद्धू को टिकट नहीं दी, उससे उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस में शामिल हुए। और कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने जो लगातार आरोप हैं और लगातार जो हमलावर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर रहे हैं। बीजेपी पर भी उन्होंने कई तमाम आरोप लगाए, लेकिन अब जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री रहते हुए अगर सत्ता से बाहर निकालती है कांग्रेस आलाकमान, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ। चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया और कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखिए मुख्यमंत्री का पद भी जो छोड़ना पड़ा था वो नवजोत सिंह सिद्धू के चलते ही छोड़ना पड़ा था। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें, जब चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया उनके खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला, क्योंकि उन्हें पता था कि जब 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर उन्हें टक्कर जो है चरणजीत सिंह चन्नी दे सकते हैं। और वही हुआ और राहुल गांधी ने बाकायदा मुख्यमंत्री का चेहरा चरणजीत सिंह चन्नी को घोषित किया, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू को। जो उनकी जो महत्वाकांक्षा है मुख्यमंत्री बनने की, वो देखिए सभी पार्टी को पता है। और बीजेपी फिलहाल इस दंपति को अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही लगातार अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा देते हैं, तो ऐसे में बीजेपी फिलहाल इनसे दूरी बनाए हुए हैं। और जो बयान दिया जा रहा है नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से, उसको कहीं ना कहीं अब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ भुनाने में लगी हुई है और निशाने पर है गांधी परिवार। बिल्कुल बिल्कुल। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए देखिए राघवेंद्र, एक भ्रम फैला हुआ है यूपी में। जो एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ाई गई है, अब 2 हफ्ते का समय और बढ़ा दिया गया। इसके पीछे वजह ये रही कि 2.25 करोड़ फॉर्म अभी भी जमा नहीं हुआ है और इसीलिए ये अवधि बढ़ाई गई है। लोगों के बीच एक भ्रम जरूर फैला हुआ है कि इसीलिए फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं। अगर उनको लगता है कि अगर हम जहां जैसे शहर में वो रह रहे हैं, नोएडा में अगर उनका नाम यहां पर है तो वो अपने गांव जाकर नाम लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जायदाद से निकाल दिए जाएंगे। इस तरह का भ्रम वहां पर फैला हुआ है। इसको लेकर क्या जानकारी है? नहीं, बल्कि यही सत्यता है। जिस तरह से बीएलओ ने फार्म बांटे और वो फार्म शहरी जो मतदाता हैं, खास करके प्रदेश की राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्रों की भी बात कर लें तो वहाँ पे फार्म आम मतदाताओं द्वारा अभी भी जमा नहीं किया गया। ऐसे में संभावना देखिए कि यहाँ पे भी लगभग इतने लाख वोट, इतने करोड़ वोट कट सकते हैं। उसको लेकर के एक बहुत बड़ी चिंता की लकीरें सबके सामने आई, क्योंकि जो भी लोग
गांवों पे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराए हैं और शहरों में जहां सर्विस कर रहे हैं वहां पे वो उनमें से लगभग 80 से 90% लोगों ने अपने गांवों में मतदाता सूची में अपना नाम डलाना वाजिब समझा, क्योंकि वो भी जानते थे कि घर गृहस्थी की बात कर लें, एग्रीकल्चर लैंड की बात कर लें या मूल जड़ों की बात कर लें कि आदमी जहाँ पे पैदा हुआ है उसका जो पैतृक निवास स्थान है उस घर को चुनना लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। और इतना भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गांवों की जगह शहरों में अपने मतदाता सूची में नाम जोड़े रखना उचित समझा और वो लोग शहरों में भी जोड़े। लेकिन अब नेताओं पे ये एक दबाव जरूर बढ़ा है कि आप बीएलओ के पास ये फार्म जमा कराइए, क्योंकि ऐसा माना भी जाता है कि शहरी जो वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का मूल वोटर होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता थे, आप मुख्यमंत्री की बात कर लें या तमाम ऐसे कैबिनेट मंत्री हैं उनकी बात कर लें, जगह जगह कोई मुरादाबाद, कोई बरेली, कोई प्रयागराज, कोई गोरखपुर, कोई वाराणसी, अलग अलग जगह पे एसआईआर के लिए जागरूकता अभियान चलाया ताकि समय से ये सभी के फार्म जमा हो जाएं और वोट प्रतिशत जो है मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो बढ़े, ताकि बिल्कुल राघवेंद्र, एक तरीके से जो विपक्ष मांग कर रहा था अब उनकी मांग भी एक तरीके से पूरी हो गई, क्योंकि सपा भी मांग कर रही थी, बसपा तो कह रही थी कि हम इसके विरोध में हैं ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि इसकी अवधि बढ़ाई जाए। अब वो काम हो गया है, शायद इसीलिए सुर भी अब बदले हुए से नजर आ रहे हैं विपक्ष के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इन तमाम जानकारी।